मंचासीन, मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैंने बहुत खोल करके कहा था कि आप अपने विचार पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये मायने नहीं, लेकिन बात दिल की होनी चाहिए। और हम दिल के हाथों मजबूर लोग हैं, हम दिल से रिश्ते निभाने नहीं जाते, हमसे रिश्ते दिमाग से निभाए नहीं जाते, दिल से ही निभाए जाते हैं। और इस दिल के रिश्ते निभाने की वजह से हमेशा चले जाते हैं, हमेशा धोखा खाते हैं। आज तमाम साथियों ने अपने विचार बहुत खोल करके रखने का काम किया, और मैंने एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि इमरान मसूद अपने आप में न कोई हैसियत रखता है, न तो वजूद रखता है। इमरान को इमरान बनाने का काम आपने किया। वो बैठे मेरे साथी बलविंदर सरदार जी, हमारे पुराने साथी, वो देवपाल बैठा हुआ है, बहुत पुराना साथी। मेरी नाम इसलिए गिनवा रहा हूं, इनको लग रहा होगा कि मैंने देखा नहीं, मैं सबको देख रहा हूं। कोई ऐसा साथी मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मतलब भाई बहुत दिनों के बाद मैंने आज यहाँ दिखाई दिया, और इमरान प्रधान नाराज था बहुत, हमारा साथी वाला वो भी दिखाई दिया, नवाब भी दिखाई दिया, तमाम साथी। कोई गांव ऐसा बचा नहीं जहां से मेरे तमाम साथी ना आए। ये हमारे दलित भाइयों की बहुत बढ़िया टीम है, चांद कुमार की। कोई ऐसा साथी नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जब हमने जाने का निर्णय लिया, तो बहुजन समाज पार्टी में जाने का निर्णय इस नियत के साथ किया था कि साहिब मान्यवर काशीराम जी ने जो मूवमेंट चलाया और जो आंदोलन चला करके उन्होंने एक परिवर्तन की अलग जगाने का काम किया, और शोषितों को, वंचितों को और बहुजन समाज के अंदर रहने वाले उन तमाम लोगों के अधिकार की बात की। उसके बाद बहन जी ने सब जनताएं सर्जन सुखाए का नारा दे करके समाज को छोड़ने की बात की, और उस नारे से पहले तिलक करा दो और तलवार इनको मारो जूते चार। क्योंकि कोई समाज जब तक, और सभ्य समाज के अंदर जब तक आप सबको साथ लेकर नहीं चलोगे, तब तक ये संभव नहीं है कि आप परिवर्तन ले आओ। 2007 में सरकार बनी, हम भले ही विरोध में थे, लेकिन सरकार बनी और दलितों को पहली बार ये एहसास हुआ कि सत्ता क्या होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन अधिकारों की वकालत की, उनको साकार रूप देने का काम मान्यवर काशीराम जी ने एक आंदोलन के माध्यम से खड़ा किया। लेकिन इन सबके बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो संविधान उन्होंने लिखने का काम किया, और उसके बाद देश के कानून मंत्री बनाने का काम किया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, किसी और ने नहीं किया था। और आजादी के बाद आरक्षण व्यवस्था के तहत अगर देने का काम पूरे देश में किया तो कांग्रेस ने किया। लेकिन इस योगदान को जब भुलाया जाता है, जब हम याद करते हैं बाबा साहब के योगदान को, याद करते हैं मान्यवर काशीराम जी के योगदान को, तो हमको ये भी याद करना चाहिए कि इस योगदान के अंदर कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, और कांग्रेस ने दलितों को उत्थान के अंदर अपना जो कार्य करने का काम किया, उसको भी याद रखना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं साथियों कि मैंने तो दलितों के अंदर बहुजन समाज पार्टी की नेता हमारी मायावती जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे श्रेय दिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे लिए रास्ता ढूंढा कि मैं भी दलित बस्तियों में जाकर के उनसे बात कर सकूं, और मेरा दिल खुश हो गया कि जब दलित बस्तियों के अंदर जिस तरह का सम्मान और जिस तरीके से उन्होंने अपनी खुशी को इजहार करने का काम किया,
मैं उनका सदैव ऋणी हो गया। और उसके बाद जब ये लखनऊ का फरमान जारी हुआ और दलितों ने जो रिएक्शन दिया, और ये बात उनकी सही है, जो पार्टी 2007 में अपने दम पर सरकार बना रही थी, वो पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में दम तोड़ गई और मात्र एक विधायक जीता, उमाशंकर सिंह, और वो भी अपनी वजह से। जब मैंने ये बात बहन जी से की थी तो मैंने बहन जी से कहा था कि बहन जी, दो प्रताड़ित वर्ग हैं और दोनों को साथ लेकर के जब हम बात करेंगे तो एक मजबूत आधार बनेगा, और जब हमारा मजबूत आधार बनेगा तो अगड़ा और पिछड़ा हमारे साथ चलने का काम करेगा। बंद कमरे में बातें बहन जी की समझ में आती है, लेकिन बात जब पता नहीं क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी जीत की राजनीति क्यों नहीं करना चाहती? अगर आप परिवर्तन के लिए आए हैं तो सत्ता के अंदर जो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, आप उनका परोक्ष रूप से समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये बात समझ से बाहर है। सहारनपुर का उदाहरण आपके सामने है। सड़क पर चलता हुआ बच्चा बोल रहा था कि अगर इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार होगा तो एक तरफा जीत होने की काम होगी और दलित और मुस्लिम के साथ झगड़ा और पिछड़ा सब वोट मिलने का काम करेगा। जब जीत का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, जब जीत पूरी दिखाई दे रही है, तब आपने अनुशासनहीनता बता दी। मेरी समझ में नहीं आया मैंने क्या अनुशासनहीनता की, मैंने कौन सी अनुशासनहीनता की? अगर लेटर में बताया जाता तो जवाब दे देता, लेकिन लेटर के अंदर कुछ नहीं था। और लेटर में जिस बात का जिक्र उन्होंने बार बार किया, मैंने सिर्फ उसी लिए उस बात को बड़े मन से बोलने का काम किया, वरना मैं जिक्र भी नहीं करता कि अंदर उससे क्या था। और जो और बातें हुई है मैंने बोली भी नहीं, कभी जिक्र भी नहीं, कभी जिक्र भी नहीं करेंगे हम। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, बहन जी ने आजाद कर दिया, लेकिन बहन जी आपसे वादा करना चाहता हूं कि जो बंद कमरे में मैंने वादा किया था कि दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा, मैं पूरे जीवन उस वादे को निभाने का काम करूंगा। आप भले ही लोगों के चाहे में आकर के, आपके इर्द जो लोग हैं, उन लोगों के अगर आप इतिहास का जान करके देख ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन आपको तो बंद कमरे से निकलने कोई नहीं देता जब तक आप मिलोगे नहीं। बहन जी से मिलने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर 450-500 लोग हैं जो संगठन के लोग हैं, जिनके हाथ में बस्ता है और उनका हाल ही हो गया विचारों का। मैं तो देखता हूं कि वो एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हो पाता। मैं तो उनसे भी कहा भाई, उन्होंने अपना पूरा जीवन जिस मूवमेंट के लिए कुर्बान किया, अगर वो मूवमेंट सत्ता की प्राप्ति की बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो मूवमेंट के साथ धोखा हो रहा है। कोई दूसरा भी आदमी, हमारे जिले से एक नौजवान, बहुत नौजवान साथी, ऊर्जावान साथी और बहादुर साथी चंद्रशेखर उठ करके दलित मूवमेंट को, मिशन को लेकर के चलने का काम किया। उसके पीछे भी पूरी फौज लगा, उसके पीछे भी पूरा, उसका भी टांग खींचने की तैयारी है। बड़ी दिक्कत यह है कि बेबाक आवाज को जो बेबाकी के साथ अपने समाज के अंदर बात रख सकता है, उसकी टांग खींचने वालों की कमी किसी भी पार्टी के अंदर नहीं है। हम किस बात का शिकार हुए? हम किस बात का शिकार हुए? इमरान आंख में आंख रात करके सवाल पर पूछ ले, इसलिए इसकी हैसियत घटा दो, इसकी हैसियत खत्म कर दो। यही तो मेरा जुर्म है, मेरा जुर्म और क्या? आप बोलोगे करोगे, अरे
कितना कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप हमें सिर्फ वोट की तरह इस्तेमाल करेंगे? जब हमारा नंबर आएगा तो आप खामोशी इख्तियार करेंगे। यही खता इमरान की थी कि इमरान बेबाकी के साथ सवाल करने वाला न था। जब 2022 में मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, हमारे यहाँ के नेताजी हैं, उनके कहने से मैं चला गया। 3 घंटे मुझसे बहन जी ने बात करी और यकीन जानिए कि मेरे बहुत जो दिमाग में चल रहा था वो दूर हुआ, क्योंकि बहन जी ने विस्तार के साथ चर्चा की। हमने भी सोच लिया कि यार इतना बढ़िया सिस्टम है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं। निकलते ही बहन जी ने सर पे अभी हाथ रखा, सर पे हाथ रख करके जिम्मेदारी दी और 3 महीने मैंने 18 जिले और 4 जिले उत्तराखंड के 22 जिलों में सम्मेलन कर दिए और एक चर्चा शुरू कर दी। जब चर्चा शुरू हो गई और लोग दलित और मुसलमान के साथ हाथ मिलाने की बात करने लगे, तो मुझे मीटिंग में बहन जी ने कहा, भाई तुम्हारे पीछे कहीं सरकार ना लग जाए, इसलिए इस काम को बंद कर दो। मैंने बहन जी मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम पार्टी के लिए बहुत कीमती हो, तुम्हारी हिफाजत करना जरूरी है। मैंने कहा ठीक है साहब, और जाओ सहारनपुर लोकसभा की तैयारी करो, लोकसभा का चुनाव की। हम सहारनपुर आ गए, जितनी मीटिंग बुलाई उतनी मीटिंग में गया, क्या कहा बात किया। बस एक फरमान जो गाजियाबाद में बैठे हुए इनके हमारे बहुजन समाज पार्टी के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने कहा साहब आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं मैं कि मेरे निष्कासन के पत्र में आपने मुझ पर इल्जाम लगाया। मुझे बुला करके कहा, इमरान भाई पार्टी की सदस्यता होनी है। मैंने बहुत बढ़िया काम है, इससे अच्छा तो कोई काम हो नहीं सकता। बिल्कुल सदस्यता होगी। मैंने किताबें दी जो मुझे मैं सदस्यता कराऊंगा और बैठ के हमने अभियान की शुरुआत कर दी। बैठ एक तमाम न्याय पंचायतों में सम्मेलन करके सदस्यता की किताबें देने का काम कर दिया और मैंने कहा मैं ऐसा सिस्टम बना दूंगा कि जो आपकी मेंटेनेंस का भी आप बार बार हाथ पसारते फिरते हो सबके सामने, हमें हमारे कार्यकर्ता पैसा देंगे और हम आपका इस तरह का सिस्टम खड़ा कर देंगे। और हमने काम शुरू कर दिया और कुछ जमा भी करा दिया। फिर एक दिन जब यहाँ सहारनपुर आए थे साहब, मुझसे बोले ये नहीं होगा साहब। मैंने कहा क्या होगा साहब? कि आपको 2.5 लाख सदस्य बनाने हैं। मैंने कहा 2.5 लाख सदस्य? राहीम साहब आप इतने बड़े नेता हो, पूरी पार्टी चला रहे हो, क्या जेन्युइन 2.5 लाख सदस्य का आप आधे प्रदेश में भी बना पाओगे? जब हम उस एक लोकसभा के अंदर बात कर रहे हो, चले नहीं बस किताबें भर लीजिए। मैंने कहा फिर मेरी औकात 5 करोड़ की नहीं है। मैंने हाथ मेरी औकात 5 करोड़ रुपए की नहीं है। बस इसको अनुशासन हिंसा मान लीजिए। पानी का क्या ये सच्चाई मान कि मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ काम करता हूं। सच्चाई के साथ काम करता हूं। और उसके बाद अचानक एक लेटर आता है और इल्जाम लगता है मैंने राहुल जी की तारीफ की। आपको याद होगा चुनाव चल रहा था और चुनाव चलते हुए मेरठ की सभा में मैं गया और मेरठ में एबीपी न्यूज के कार्यक्रम के अंदर मैंने राहुल जी और प्रियंका जी के बारे में चुनाव के अंदर क्या कहा था। अगर उससे मुझे अलग अलग मैंने कहा हो तो अनुशासनहीनता मिला था। मैंने तो तब भी कहा था कि राहुल जी और प्रियंका जी दोनों के दोनों लोग बेइंतहा अच्छे, मैंने उनके साथ काम किया है और सही मायनों में उन्होंने जो इज्जत और सम्मान
मुझे देने का काम किया, मैंने आप लोगों की वजह से उनके साथ जाति करने का काम किया, क्योंकि आप लोगों को जुनून था, आपको जुनून था कि सरकार बनाएंगे, और मुझे भी वीरान कर दिया। वरना चाहता था मैं वहां सेट था। आप लोगों ने मुझे टाइट वे पे हाथ रख करके पार्टी छुड़वाई थी, आपने छुड़वाई थी पार्टी मुझसे। मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था, जानते हो आप अच्छी तरह से कि बेटे फजलुर रहमान प्रमुख 2 या 3 आदमी हम जैसे जो चाहते थे कि किसी सूरत में हम पार्टी न छोड़े, लेकिन आपने कहे पर, चूंकि मैंने पहले कहा, हमेशा कहा कि इमरान का वजूद, इमरान से नहीं, इमरान का वजूद इन तमाम मेरे परिवार के सदस्यों से है, जो ये कहे कि वो करूंगा। और आपके कहे पर जब फैसला हो रहा था तब भी मैंने कहा था कि सरकार नहीं बन रही, 125 सीटें से ज्यादा मुझे समाजवादी पार्टी जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही। और ये पूरा बयान उन डेट में उठाइएगा, सब चैनलों के ऊपर चला। लेकिन आपके फैसले को हमेशा मैंने अपने माथे पर लगाने, आपके फैसले को हमेशा मैंने अपने सिर माथे लगाने का काम किया। हमने पार्टी छोड़ दी, जो कुछ हुआ उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन साथियों पार्टी छोड़ने का हमें नुकसान हुआ। पहला बार ऐसा हुआ कि हम चुनाव नहीं लड़े, और राजनीति के अंदर अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? कैसे जिंदा रहोगे राजनीति के अंदर बिना चुनाव के? वो समीकरण बता दो मुझे। हमारा पार्टी से निष्कासन कर दिया, किस बात के लिए निष्कासित कर रहे हैं? लेकिन आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, ये जो सवाल बार बार लोग पूछते हैं पार्टी पार्टी, क्या कोई पार्टी पार्टी में वोट भर करके भेजने का काम करती है? क्या कोई पार्टी पार्टी में वोट भर करके लखनऊ से, दिल्ली से, सहारनपुर भेज देगी? वोट कौन डालेगा? वोट आप डालोगे, वोट आप डालोगे। और ये पार्टी पार्टी चिल्लाना बंद कर दिया। चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, एक लाइन के अंदर मुझे बताने का काम करिएगा। इमरान मसूद डरने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है, इमरान मसूद झुकने वाला नहीं है, और कटोरा मांग लेकर के भीख मांगने वाला भी नहीं है। इज्जत के साथ राजनीति की, और इज्जत के साथ राजनीति से जब रुखसत दूंगा तो जाऊंगा। अगर ऐलान करने का काम करोगे कि चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और चुनाव के अंदर जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। एक बार बार हमारे साथियों ने पतंग पतंग कही है, पतंग से MIM मत समझ लेना मेरे भाई, पतंग का चुनाव निशान था मेरा। पत्रकार बंधुओं को कह रहा हूं, कभी ये समझ लो, आपके पतंग मेरा चुनाव निशान था जब 2007 में चुनाव जीता था। वोट आपके पास, कौन सा गांव है जहां तुम्हारी पार्टी ने? 2013 के अंदर जब हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो आप देख लीजिए नतीजे में क्या हुआ। 4,10,000 वोट मिला। पूरा देश घूम रहा था मोदी 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 मोदी, लेकिन सहारनपुर के अंदर आपने उस लहर को रोकने का काम कर दिया था। 42,000 वोट से जहां पूरे देश में सीटें 5-5 लोग से जीती, 5-5 लाख से ऊपर जीती गई प्रदेश में 42,000 वोट से। कौन था हमारे साथ? कौन था हमारे साथ? कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ थी, पूरे देश में लहर चल रही थी कांग्रेस के खिलाफ।
लेकिन आपने ताकत अपनी एहसास करा दी। और आज भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने तय कर लिया, इन्हें तो चुनाव हवा में जीतते, हम चुनाव लड़ते हैं और आखिर तक लड़ा कर आते हैं। हमें कहते हैं अपने पार्टी के लिए काम नहीं किया। 1.5 लाख वोट मिला है सहारनपुर में और 40,000 वोट रोका गया है सहारनपुर की गलियों पर, मोहल्लों में, सड़कों पर। तो हम वोट से हार गए क्या? हम वोट से नहीं हारे, हमारे गुंडागर्दी से जो लोकतंत्र के अंदर आजकल चलने का काम हो रहा है, उसका भी तोड़ आपसे बताना चाहता हूं। उसके तोड़ बैठा है ये पूरा स्टेज, चाहे विनय चेयरमैन, चाहे सुशील राणा हो, चाहे संदीप राणा हो, चाहे विक्की चौधरी हो, चाहे यहाँ मेरे सारे साथी जो बैठे हुए हैं, हमारे दलित भाई सारे के सारे खड़े हुए हैं। ये है तोड़ उसका। घोसी में क्या हुआ? घोसी में क्या हुआ? घोसी के अंदर आप मुसलमान पर डंडा चला सकते हो, लेकिन इन पर नहीं डंडा चला पाओगे। घोसी में आपने उनका वोट रोकने की कोशिश की, लेकिन घोसी की 36 बिरादरियों ने खड़े होकर के वोट डालने का काम कर दिया। आप ईमानदारी से बताओ कि वोट डालने का काम करोगे कि नहीं करोगे? अगर वोट डालने का काम करोगे तो फिर किस सिंबल की आपको जरूरत है? फिर किस झंडे की जरूरत है? झंडा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा। और भैया इतना आसान नहीं है, ये बराबर की सीट भी हमारी है। जिसको लड़ाई लड़नी है तो बात तो हमसे करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी। अगर 3 लोकसभा सीटों पर हम प्रभावी अंदाज के अंदर, क्योंकि आप हमको चुनाव क्यों नहीं लड़ोगे, पहले तो ये बताइए। पहले तो ये बताइए हमें चुनाव क्यों नहीं लड़ाएगा कोई भी दल? हम गुलाम नहीं है, हम एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। और जो एसेट होता है अपनी संपत्ति की हिफाजत करनी पड़ती है। सब पार्टियों को कहना चाहता हूं कि इमरान को एसेट समझना, लाइबिलिटी नहीं समझना। जिसका झंडा उठा के चलेंगे उसका झंडा इंशाअल्लाह बुलंद कर देंगे। क्या हुआ था? क्या हुआ था? अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। अरे अपनी ताकत का अंदाजा करो। 2011 30 दिसंबर राहुल जी का प्रोग्राम लिया और फरवरी में चुनाव, और जिस पार्टी को 23,000 वोट मिले थे, 23, वो पार्टी सहारनपुर के अंदर 5.5 लाख क्रॉस कर गई। 5.5 लाख। उसके बाद हर चुनाव के अंदर वोट में बढ़ोतरी होती चली गई। 2022 दो विधायक पेट से और देहात से पार्टी छोड़ दी। दोनों विधायक जीत गए नहीं के। हिमाचल राकेश जी बैठे हमारे देवबंद के साथ। कौन सा गांव ऐसा है जिसमें हमारा आदमी नहीं खड़ा है? सारे विधायक। वोट कितना बड़ा आपको गिनती नहीं हो। लेकिन जिस पार्टी को छोड़ करके गए वो पार्टी कहां आ गई? मैं बयान पढ़ता हूं कुछ छुटवैये नेताओं के, जिनकी विचारों का अपने महल्ले में वजूद नहीं होता है, वो बयान दे देते। मैं उनसे पूछकर सियासत करूंगा क्या, या उनसे पूछकर कहीं जाऊंगा? जिसको जरूरत होगी इमरान की वो बात करेगा, नहीं जरूरत होगी तो इमरान आपके दिल में रह जाएगा। आपकी बात के ऊपर हम लोग हर फैसला लेने का काम करते हैं। अब ये में फैसला आपने लिया। कल एक टीवी पर चल रहा था मेरा कार्यक्रम, कल क्या करोगे 10 तारीख को? मैंने नहीं करूंगा भाई। उनसे पूछूंगा जिन्होंने मेरा पेंडुलम बना दिया, उन्हीं से पूछूंगा जिन्होंने मेरा पेंडुलम बना दिया कि अब के कौन सा चौराहे पे खड़ा करके मुझे टुकवाना है। जो फैसला वो कर देंगे, वही फैसला मानूंगा।
और आज भी आपके खोल के कह रहा हूं, बताओ भाई क्या फैसला है, और तो बता देना मुझे चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। भाई देखो, चुनाव तो सहारनपुर से लड़ेंगे इंशाल्लाह। इतनी बात मेरी भी मान लेना, इतनी बात मेरी भी मान लेना। अरे पूरी जिंदगी होगी, बुढ़ापा आ गया, बच्चे जवान हो गए, अब छोड़ के कैसे चल दूंगा मैं? ये लोगों का एहसान है भाई। मैं 2 चुनाव लड़ चुका, गंगों में पैदा हुआ, तो ये दोनों विधानसभा के लोग यहाँ आएंगे। और एक बात और साफ कर देना चाहता हूं, अगर हमारे साथ जाति करने की कोशिश की गई, सबके लिए कहना चाहता हूं, हमारा दिल खुला है, हमारे दिल में मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं। हमारा मकसद है चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना। आप टिकट दोगे तो भी लड़ेंगे, नहीं दोगे तो भी लड़ेंगे। अरे जोर से बताओ, लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? जोश से तो चुनाव होगा यार, ऐसे जोश से नहीं होता। हाँ, नू फेर देंगे। अगर आप तय कर लिया आपने चुनाव लड़ना, तो फिर समीकरण सुन लो। 1700 बूथ है पूरे लोकसभा के अंदर, लगभग लोकसभा में 1700 बूथ है, जिनमें 1300 बूथ के लगभग देहात के हैं। हर बूथ के ऊपर जो तुम्हारी रिश्तेदारी दूसरे लोगों की है, और जो मेरे मजबूत साथी बैठे हुए हैं, एक बात समझ लेना, मैं जो बात अब कर रहा हूं, क्योंकि अब जब फैसला आपने कर लिया कि हमें लड़ना है, तो फिर ये काम आज ही से लेकर के जाना। हर गांव के अंदर जो आपके बूथ है, किसी में 3 बूथ है, किसी में 4 बूथ है, जो हमारा वोट है उसे भूल जाइए, वो तो पड़ेगा। जो आपके गांव के अंदर हमारे दलित भाई हैं, सबसे पहले जो दलित भाई हैं वो बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है। एक मजबूत गुंडा चला गया, उनके पास चले जाइए, उनसे बात कीजिए। जो अति पिछड़े लोग हैं उनसे बात कीजिए। ये जो मार्चल लोग बैठे हुए हैं, तुमसे सबसे कहना चाहता हूं, चाहे ठाकुर साहब हो, चाहे चौधरी साहब हो, चाहे सैनी साहब हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने अपने गांव के अंदर अगर आप लोगों ने 50 से 60 70 वोट का भी सिर्फ इंतजाम कर लिया, तो आपने 70 से 80 हजार वोट ऐसा लिया है जो वोट आपको मिला नहीं। अगर माइक्रो मैनेजमेंट करोगे तो चुनाव आपको कोई हराने वाला नहीं। और एक गांव के अंदर एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ ठान लेकर मुझे जिता के ले जाना है, ये बैठा भी था, इसको इन्होंने चिढ़ा के पिछले चुनाव में तेरा रिजल्ट देखेंगे, तेरा रिजल्ट देखेंगे। मैं इसे पूछ रहा भाई कहाँ गया विक्की, कहाँ गया? तो विक्की कह रहा है भाई जी रिजल्ट खुलेगा। तो विक्की बाबू ने किसी तरह करा, पैर पकड़े, पैसे दिए, जो चाहे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने 150 वोट निकाल देगा। जुटा सका कोई 400 वोट का हो, 150 वोट निकाल देगा। अगर ये तय कर दोगे तो कौन हराने वाला है आपको? कौन हरा देगा आपको? और परिवर्तन जरूरी है, ये तय समझ लेना। अपनी बात हो गई, अब थोड़ी राजनीति की बात कहना चाहता हूं। परिवर्तन जरूरी है, दलितों तुम्हारे लिए भी, किसानों तुम्हारे लिए भी, और मियां भाइयों तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जो हाल सड़क पर चलते हुए डर लगने लगे, इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। किसान तबाह और बर्बाद कर दिया। कहां गया वो वादा कि फसलों के दाम दुगने होंगे? वादे में सवाल करोगे तो गद्दार कहलाओगे। वादे पर सवाल करने वाले को गद्दार कहेंगे, और धर्म के नाम पर नफरत परोसने वाले लोगों से अगर हमें लड़ना है ईमानदारी के साथ, तो फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ना होगा। हमारे चौधरी साहब को, हमारे ठाकुर साहब को,
हमारे सैनी साहब को और हमारे दलित भाइयों को, क्योंकि हम आपको कहना चाहता हूं, हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मेरे मुंह से एक लफ्ज निकल जाए उस पर बवाल खड़ा हो जाना। हमने कह दिया गंगों के जलसे में कि भाई तुम्हें तो अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? जैसे हनुमान जी को भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब पहाड़ उतारने का नंबर आया तो हाथ को उठाकर दिया हनुमान जी का, उसके ऊपर भी चर्चा शुरू कर। अरे भाई तुम्हारा पेटेंट नहीं है सबके ऊपर, सब चीजों पर आपका पेटेंट नहीं है। ये देश आस्थाओं का देश है और इस देश के अंदर आस्थाओं का सम्मान, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, सबको करना चाहिए। चाहे वो इमरान की आस्था हो या वो दूसरे संदीप चौधरी की आस्था हो, हमें सम्मान करना चाहिए। इसलिए अब यह कहना चाहता हूं कि एक एक आदमी से जो अपने आप को इमरान समझ करके तय कर लेगा, कोई ताकत आपको इंशाअल्लाह चुनाव हराने वाली नहीं। साथियों, हमारे जिले के बहुत मशहूर हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना ज़हूर साहब का 3 दिन पहले इंतकाल हुआ। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले तमाम साथियों से चाहूंगा कि खड़े होकर के हम 1 मिनट का मौन रख करके उन्हें सही मायनों में खराज अकीदत पेश करने का काम करें। 1 मिनट के लिए खामोश रहेंगे, उसके बाद जलसा चलेगा। चलिए 1 लाइन के अंदर बस बात अपनी खत्म कर रहा हूं और मेरे बाद चौधरी तेज सिंह साहब बोलेंगे। 2-3 मिनट उनके लिए इंतजार करना है, उसके बाद प्रोग्राम का हमारा आपका होगा। 1 लाइन में मुझे बताइए भाई, चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना? जोर से बताना। कहां से लड़ना है? दोबारा बोलो, कहां से लड़ना है? हर हाल में लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। हाँ, देखिए आप सब लोगों का फैसला हो गया। अब मेरे पत्रकार बंधु खड़े हुए हैं, आपसे भी कहना चाहता हूं कि ताल ठुक गई है, मजमा लग गया है। अब 2 तारीख से यात्रा शुरू हो जाएगी और 2 तारीख से यात्रा शुरू करेंगे हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर, चूंकि ये देश इनका नहीं है, ये देश महात्मा गांधी के विचारों का देश है, ये देश बाबा साहब के दिए हुए संविधान का देश है, ये देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का देश है कि उन्होंने 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो एक अनाज का दाना पैदा नहीं होता था, काले अनाज पर हम लोग निर्भर रहते थे। ये देश उन लोगों का है, ये देश मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का देश है। ये देश साथियों उनके सपनों का देश नहीं है जो आज हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसलिए साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम लोग अब जल्दी मीटिंग बुला करके तैयारी करेंगे और हमारा कार्यक्रम 2 अक्टूबर से कानपुर से स्टार्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, हम लोग तशरीफ लाए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। और जगह धन्यवाद।
जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।